अच्छा देखो, हम यहाँ पर ये हमारे पास है पीपल क्वेश्चन फॉर। वो बोल रहा है कि ब्रोमो एल्केन्स आर यूज्ड Broma alkanes are widely used in industry, although there is an increasing concern about their environmental impact. Figure 4.1 shows a reaction scheme involving 1,2-dibromoethane। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रिएक्शन स्कीम है। सबसे पहले हमारे पास एल्कीन है। हमें कैसे ये पता चला कि एल्कीन है? सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पर आ रहे हैं, सो दैट इज एल्कीन। अब इसका रिएक्शन हो रहा है वन, जिसमें इसमें Br2 ये हेड हो रहा है। तो Br2 जब भी एल्कीन में मल्टीपल जो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर एक होता है कंबस्शन होती है, फिर उसके अलावा पॉलीमराइजेशन होती है और ऑक्सीडेशन होती है ना। ठीक है, तो चार टाइप के मेरे पास भी बेसिकली एल्कीन में ये रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या है, Br2 जो है वो हेड हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है। अब इसमें ये होगा क्या कि दोनों भी कार्बन की एक एक वैलेंसी जो है वो अपेयर होगी, डबल बॉन्ड वो टूटेगा और दोनों पे एक एक ये Br जो है वो आके हेड हो जाएगा। दोनों की वैलेंसी ये ब्रेक होगी और दोनों पे एक एक जो है वो Br जो है वो आके हेड हो जाएगा। सही। फिर यहाँ पर जो है वो Br आके ये हेड हो गया, उसने स्केलेटल में चेंज कर लिया जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, और यही 1,2-डाइब्रोमोहेथेन है। ठीक है, यानी ब्रोमो एल्केन बना दिया। फिर नेक्स्ट में वो हमें क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ये ब्रोमो एल्केन यानी हेलोजन एल्केन का। अब देखो यहाँ पे ना यहाँ पे दो रिएक्शन है, एक है रिएक्शन वन और एक है रिएक्शन थ्री। रिएक्शन टू भी एनओएच के साथ हो रहा है, रिएक्शन थ्री भी एनओएच के साथ हो रहा है, बट ये दोनों अलग अलग जो है रिएक्शन है। ठीक है, देखो जब ये रिएक्शन ना, अब इसमें एक चीज आपको ये बस समझाता हूँ। देखो जब मेरे पास अगर रिएक्शन ये हो रहा है ना, अगर ये रिएक्शन मेरे पास हो रहा है NaOH का यानी किसी भी हेलोजन एल्केन का ना, जैसे यहाँ पर है ना। अब देखो जैसे यूं वो करके यहाँ पे ये ब्रोमो एल्केन उसने कहा हुआ है ना। अब ये वो रिएक्शन हो रहा है, बट अब रिएक्शन की थीम अलग है। रिएक्शन की थीम अलग है। क्या मतलब, ये मेरे पास ब्रोमो एल्केन है ना, 1,2-डाई ब्रोमो एल्केन। अगर मैं यही रिएक्शन कर दूं NaOH एक्वस के साथ ना, तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NS, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों हैलोजन है ना, यानी दोनों जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो ये दोनों जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और इनके ये बदले क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, ये OH आ गया। इनके बदले क्या आ गया, इनके बदले यहाँ पे क्या आ गया, ये OH आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है, अब इसमें एक और भी टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। वो एलिमिनेशन जो ये कब होती है, अगर मैं एलिमिनेशन के बारे में ये लिखना चाहूँ, तो वो एलिमिनेशन जो है ये कब होती है कि जब इसी Na ये OH का रिएक्शन मैं ये वाटर के साथ नहीं करूं, मैं यहाँ पे कर दूं ये किसके साथ, मैं यहाँ पे जो है ना ये रिएक्शन कर दूं NaOH ये एक्वस के साथ, सॉरी इथेनॉल के साथ। मैं NaOH इथेनॉल के साथ जब ये रिएक्शन ये कर दूं, यानी सेम ही वो होगा, बट फर्क क्या होगा, ये होगा NaOH इथेनॉल के साथ। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, ये होगी एलिमिनेशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, ये होगी एलिमिनेशन। अब देखो एलिमिनेशन में ये होता क्या है कि जो मेरा नेबरिंग वाला ये कार्बन होगा ना, अब देखो यहाँ पर वो बना क्या रहा है, ये हमें जो वो देखना है ना। अब देखो यहाँ पे वो एलिमिनेशन जो वो कर रहा है, और यहाँ पे वो खाली एक ब्रोमीन जो है वो रिमूव कर रहा है, यानी ये ब्रोमीन यहाँ से हट के उसके बदले डबल जो है ये बॉन्ड आ रहा है। अब ये होगा कि कैसे, ये इस को तरह से होगा, जैसे ये मेरे पास है ना। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से एक से जो है ये जो मेरा टर्मिनल ये वो कार्बन है ना, कोई भी एक ये टर्मिनल कार्बन में ये ले लूंगा। यहाँ पे तो दो Br है, नॉर्मली एक होता है ये Br। तो यहाँ से जो वो टर्मिनल वो कार्बन ये मेरे पास है, इससे Br जो रिमूव हो जाएगा। और जो दूसरा ये वाला मेरे पास ये वो कार्बन है ना, इसकी जो नेबरिंग कार्बन है, उससे हाइड्रोजन जो रिमूव हो जाएगा। उससे हाइड्रोजन जो है वो मेरे पास जो रिमूव हो जाएगा। तो इससे मेरे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ये वो रिमूव हो रहा है। इससे जो है ये मेरे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इसमें से कोई भी जो है ना हाइड्रोजन जो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो होगा क्या, दोनों की एक एक ये वैलेंसी जो है वो अपेयर हो जाएगी।
दोनों ये कार्बन्स की एक एक वैलेंसी यहाँ पे अपेयर हो गई। अब ये दोनों कार्बन इस वैलेंसी को यूज करते हुए डबल बॉन्ड ये फॉर्म कर लेंगे। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, यूं करके सी डबल बॉन्ड एच, और यहाँ पर बी आर बच गया। सही। तो ये चीज उसने यहाँ पे जो वो बनाई है। ठीक है। अग, अगर यहाँ पे ना, ठीक है, देखो अगर यहाँ पे जैसे फर्ज करो यूं तो करके होता, ये भी चीज मैं आपको ये बता दूं। अगर जैसे हमारे पास अभी यूं ये करके था ना, दोनों पे बी आर था, तो इशू था क्या, कि ये तो अगर मैं दोनों बी आर को रिमूव करता, ये तो ट्रिपल बॉन्ड ये वो बन जाता। लेकिन कुछ रिएक्शंस में ऐसा भी हुआ है कि उसने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ना हाइड्रोजन को दे दी है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को कार्बन दे दी है। ठीक है। अब अब इसमें जो है ना स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज जो है वो हो जाते हैं, और वो देता ही इसमें रहते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो। अब इसमें इतने ज्यादा ये प्रोडक्ट ये बन सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्या मतलब? भाई देखो, पहले जो जो टर्मिनल कार्बन है उससे बी आर जो रिमूव होगा। अब जो उसके नेबरिंग वाला वो कार्बन है ना, उससे हाइड्रोजन जो रिमूव होगा। अब नेबरिंग वाले वो कार्बन इतने हैं कि कितने के जिनके पास ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे दो मेरे पास नेबरिंग जो वो कार्बन है जिनके पास ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे दो मेरे पास जो वो नेबरिंग वो कार्बन है जिनके पास जो है ना वो हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी जो है ना अपना हाइड्रोजन रिमूव ये वो कर सकता है, और डबल बॉन्ड ये बना सकता है। तो दो तो यही जो है ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और ये वाले बी आर के साथ भी यही वाला चक्कर होगा। यहाँ से तो बी आर रिमूव ये होगा ही होगा। और जो इसका नेबरिंग को कार्बन है, इसके नेबरिंग ये कार्बन ये कौन कौन से हैं? एक हो गया ये, एक हो गया ये। तो इन दोनों से फर्ज करो अगर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो या तो अगर यहाँ से रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मल्टीपल जो है ये प्रोडक्ट वो बन सकते हैं, तीन ये प्रोडक्ट हमारे पास आ सकते हैं। ये कब है कि जब नेबरिंग को कार्बन एक से वो ज्यादा हो, तो मल्टीपल जो है ये प्रोडक्ट्स आते हैं। सही। यहाँ पे नहीं है, बस मैं इसी समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है ब्रोमोहेथेन। ठीक है। अब ये ब्रोमो सॉरी इथीन बन रहा है, ब्रोमो इथीन ये मेरे पास ये कैसे ये बन रहा है। देखो सी, यहाँ पे दो जो वो कार्बन है। ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ बी आर अटैच्ड है, ये एच, और ये सी एच टू। तो ये हो गया ब्रोमोहिथीन, यानी ब्रोमीन है, और उसके साथ जो है वो हिथीन है, तो ये हो गया ब्रोमोहिथीन। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ब्रोमोहिथीन। अच्छा, अब देखो जो यहाँ पे ये ब्रोमो एथीन वो बना रहा है, इसके उसने दो फर्दर रिएक्शन करा दिए। एक रिएक्शन करा दिया 5, यानी उसने हेक्सेस ऑफ इथेनॉल के साथ करा दिया ना, यानी NaOH इन हेक्सेस ऑफ इथेनॉल। ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो रिएक्शन है ये काफी अलग सा जो ये रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल जो है ये बॉन्ड भी आ रहा है और ये बी आर भी आ रहा है। अब यहाँ पर उसने H2 भी बना दिया, डी भी बना दिया, HBr भी वो बना दिया ना। ठीक है। अब देखो, जब कोई इस टाइप का रिएक्शन आएगा ना जिससे हमारे तक वो कंसर्न नहीं है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में वो इतना ये पूछे कभी नहीं आपसे। ठीक है। अब रिएक्शन 4 में हमारे पास क्या, वो बोले कि भाई मैं इससे पॉलीमर जो वो बना रहा हूँ। अब ये मेरे पास है क्या, ये मेरे पास ब्रोमो हिथेन, ये हिथीन है, तो ब्रोमो हिथीन यूं करके होता है हमारे पास, यानी कि हिथीन होगा, और उसके साथ जो है ना एक बी आर हमारे पास यूं करके ये अटैच होगा, बाकी दोनों वैलेंसीज पे ये हाइड्रोजन होगा। अब इसमें ये होता है क्या है, इसमें ये पॉलीमर कैसे बनता है भाई, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, दोनों वो कार्बन की एक एक वैलेंसी ये पेयर होगी, और यही आपस में ये मिलियंस ऑफ ये ब्रोमो एल्कीन्स आपस में वो कनेक्टेड होंगे। सही। तो इसी तरीके से ये मिलियंस ऑफ ब्रोमो एल्कीन्स आपस में वो कनेक्टेड होते हैं। अब वो बोल रहा है कि भाई कंप्लीट द, बस ये आपको बना के दिखाता हूँ। वो बोल रहा है कि कंप्लीट द, जो मैंने गलती से ये सॉल्व कर दिया था, ये करना नहीं था। कंप्लीट द फिगर 4.1 टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमोहेथेन इन द reaction 1 include the charges, dipoles, lone pairs and the electrons and the lone pairs of electron and curly arrows as appropriate। देखो, चार चीजें उसने ये बोली हैं: चार्जेस, डायपोल्स, लोन पेयर्स और
करली एरोस। इनमें से कोई एक चीज ही मिस हुई, एक मार्क को चलेगा, किसी भी स्टेप में एक चीज ये मिस होगी, एक मार्क जो वो चला जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर है क्या, जो बी आर है जो टुवर्ड्स अ डबल बॉन्ड, उसको हम दिखाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। और जो दूसरा बी आर है दैट इज अब, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल दिखाना है ना, प्लस चार्ज, एंड बी आर दैट इज अवे, ठीक है, इज न्यूक्लियोफाइल। अब हम वो दिखाएंगे क्या कि भाई ये जो इन दोनों में से कोई एक भी जो कार्बन है, वो दोनों लोन जो दोनों पाई सिस्टम के है, ये इलेक्ट्रॉन लेके बी आर के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये हैरो यूं करके वो बना दिया तो मार्क्स नहीं आएंगे, यूं करके भी बनाते तो मार्क्स ही आएंगे। किसी कार्बन से नहीं वो बनाना है, जो बनाना है वो डबल बॉन्ड से ये बनाना है। ठीक है। तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा ये रिएक्ट। तो ये जो डबल बॉन्ड का पाई सिस्टम है, इन दोनों में से कोई भी एक ये वो कार्बन इसके साथ जो है शेयर ये वो कर देगा। देन ये वाला जो जो नीचे वाला ये ब्रोमीन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। अब हुआ क्या, इस वाले को कार्बन ने ये बी आर को अपने साथ ये हेड करा लिया। मैं चाहे तो वो दूसरे भी ये बना सकता था। तो जो दूसरा वो कार्बन होगा वो तो अभी इलेक्ट्रोफाइल में चेंज हो जाएगा, जो दूसरा वाला वो कार्बन होगा वो तो इलेक्ट्रोफाइल में वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो इसने ये पाई सिस्टम का ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ये बीआर के साथ शेयर करें, तो एक पाई सिस्टम का ये इलेक्ट्रॉन इस वो कार्बन का था, ये है किसका था, तभी तो इन दोनों के बीच में जो है ये बॉन्ड ये बन रहा था। तो ये वाले कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ जो है वो शेयर ये करती है। ठीक है। अब जो ये और ये वाला जो बी आर है ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अलग हो गया। अब जो ये वाला बी आर है न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अलग हुआ है। अब ये जो है ना इस कार्बन ये कार्टायन यानी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अपना लोन पेयर शेयर करेगा। अब ये इसके साथ जो है ना अपने ये लोन पेयर शेयर करेगा, और दोनों सी एच टू पे एक एक जो है वो बी आर आके ये हेड हो गया। ठीक है। उसने स्केलेटल बनाया, वैसे स्ट्रक्चर ही होगा, पी आर और बी आर, बाकी इन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए। सही। अब देन इसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द एंथैल्पी, अच्छा अब देखो यहाँ पे ना, वो बोल रहा है कि भाई द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन वन डेल्टा एच आर इज इक्वल्स टू माइनस 90 किलो जूल पर मोल। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर हमें रिएक्शन दिया गया उसकी एंथैल्पी यहाँ पे दी गई है ना रिएक्शन वन की। वो बोल रहे हैं द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथीन, द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथीन of delta HF is plus 52.2 kilojoule per mole. Calculate the enthalpy change of formation of dibromoethane. अब देखो यहाँ पर क्या है, उसने इसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हमें ये दे दी है इथीन की, ये कितनी है 52.2, और इसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन उसने ये पूछ लिए। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला ये जो मैप है वो अप्लाई होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का, मतलब ये बात है एक मार्क का है। ठीक है। अब यहाँ पर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का मैप कैसे होगा, यहाँ पे ये अप्लाई ये आपने जो वो देखना है ना, यहाँ पर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का जो मैप है वो किस तरीके से अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पर आप जो इक्वेशन है उसको इसी तरीके से वो दोबारा जो ये लिख दोगे सी एच टू, और ये रिएक्शन इससे क्या बन रहा है CH2Br ना, यानी ये आपके पास बन रहा है CH2Br और CH2Br। इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है -90। ठीक है। और इससे हमारे पास अब ये है, अब उसने इसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को दे दी है, यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वाला जो है ना मैप अप्लाई होगा। एंथैल्पी चेंज ऑफ ये ये वो फॉर्मेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी कि जो इक्वेशन के रिएक्टेंट इक्वेशन के जो ये प्रोडक्ट है, और नीचे हमारे ये पास आएंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में क्या आएंगे, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन। ऐसे ही हो रहा है ना, इन तीनों से मिलके ये बन रहा है ना। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनसे मिलके पहले इथीन को बनेगा, यानी जो C और H है इनसे मिलके बनेगा इथीन, और इसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन उससे ये दी हुई है 52.2। फिर एक तो हमारे पास क्या रूट है कि ये जो एलिमेंट है इनसे मिलके ये बने
एथीन, और एथीन जो है वो Br2 से रिएक्शन करके बना ले 1,2-डाइब्रोमो एथेन। और दूसरा ये रूट क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं ये डायरेक्ट ही 1,2-डाइब्रोमो एथेन जो ये बनाते हैं, ठीक है। इसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हमने जो वो निकालनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया इनडायरेक्ट रूट, और ये मेरे पास हो गया डायरेक्ट रूट। सही है। हेजस लॉ यही के बोलते हैं ना कि डायरेक्ट रूट की एंथैल्पी इनडायरेक्ट रूट के इक्वल होती है। तो इनडायरेक्ट रूट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, 52.2 माइनस 90 इज इक्वल्स टू डेल्टा Hf। ये हमारे पास आ गया आंसर 52.2 माइनस 90। तो ये आ गया माइनस डेल्टा Hf, कितना आ गया माइनस, यानी डेल्टा Hf ऑफ 1,2-डाइब्रोमो इथेन, दैट इज माइनस 37 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास आंसर आ गया। Draw the structure of one part of of repeat unit of a polymer C in the box. One repeated unit of पॉलीमर सी। पॉलीमर सी हमारे पास कौन सा है, पॉलीमर सी ये है ना। अब इसका बोला है रिपीटेड यूनिट बना दो, ये मैंने इसके यहाँ पे रिपीटेड यूनिट बनाया हुआ तो है, ठीक है। यही उठा के जो है वहाँ पे ये कर दो, बल्कि मैं आपको इससे जो है ना बनाना ये सिखा ही देता हूँ यहाँ पे ना। देखो ये मेरे पास जो है ना, उसने ये था मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH Br। अब देखो आपने ये डबल बॉन्ड बनाए यूं करके, दोनों वो कार्बन्स आपने बनाए, डबल बॉन्ड बहुत ही वो बन गया, ठीक है। फिर ये मेरे पास H और ये Br और ये H, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये सिंगल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों की एक एक वैलेंसी जो है वो अपेयर हो जाएगी। तो ये हो गया मेरे पास वन रिपीटेड यूनिट। और आप यूं करके वो दिखा दोगे तो यही जो है ना मल्टीपल आपस में ये कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि अब देखो यहाँ पे ना उसने सिर्फ जो रिएक्शन 5 तो उसके बारे में उसने इतना ये ना कहा है ना बात करी है ना, सिर्फ ये कहा है कि भाई ये वाला मुझे ये बता दो क्या होगा। वो बोले द रिएक्शन 5 कंपाउंड बी रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ NaOH dissolve in ethanol, the products are HBr H2O and unsaturated hydrocarbon D such as the identity of D। बोले D क्या होगा। अब देखो इसके बारे में ये बहुत ही ऑड कि रिएक्शन टाइप के रिएक्शन फिलहाल हमारे कोर्स में जो ये वो नहीं है ये वही एलिमिनेशन हो रही है ये, ठीक है। जिसमें अब इसमें एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, अब ये अच्छा यहाँ पे ना HBr का तो आप लोगों को समझ में ये आ जाएगा कि HBr किस तरीके से ये बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास जो वो बन रहा है, यानी ये हमारे पास है, इसके ऊपर एलिमिनेशन हो रही है। तो इसके ऊपर एलिमिनेशन किस तरीके से ये हो सकती है, ये यूं करके मेरे पास है C डबल बॉन्ड CH Br। अब होगा क्या, यहाँ से जो है ना जो टर्मिनल वो कार्बन है से Br होगा, ये रिमूव, और इसका जो नेबरिंग वाला वो कार्बन है इससे ये A जब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों रिमूव ये हो जाएंगे तो दोनों की एक एक वैलेंसी जो है ये वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। दोनों की एक एक वैलेंसी जो है ये वेकेंट हो जाएगी से। अब ये दोनों वैलेंसीज यूज करके ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये था क्या, मेरा जो रिएक्शन था ना, जो मेरा रिएक्शन था वो NaOH के साथ था, जो मेरा रिएक्शन था वो NaOH के साथ था। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, HBr बन रहा है, H2O बन रहा है और एक वो D बन रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक तो मेरे पास ये आ गया, एक मेरे पास बन गया C2H2, ये बन गया D। जो यहाँ से Br ये निकला है ना वो इस H के साथ मिलके H2O HBr जो वो फॉर्म कर लेगा, से इस तरीके से हमारे पास होता है। तो डी क्या होगा, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट वो बनी है, ठीक है। ये एलिमिनेशन हुआ है, एक वो कार्बन से Br हुआ है रिमूव, जो टर्मिनल पर कार्बन था, और जो उसके नेबरिंग वाला हाइड्रोजन था उसे ये H हो गया रिमूव, तो ये बन गया C2H2। और साथ इसके जो है वो HBr जो निकले उन्होंने HBr फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बना है C2H2। तभी ये 1 मार्क का है ना क्योंकि जो मुश्किल चीज होती है वो ये देते ही ये 1 मार्क की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है वो बोल रहा है कि कंपाउंड ई
compound E is the only isomer of 1,2-dibromoethane. Alkaline hydrolysis of E gives compound F. अब it is 1,2-dibromo. अच्छा, अब देखो यहाँ पर है क्या ना, अब इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये ही है। अब ई में है क्या? अब जो ई यहाँ पर ये हमारे पास है ना, अब इसकी पहले, अब ये ई है क्या? यहाँ पर एक है ई और एक है एफ। वो बोल रहा है कि कंपाउंड ई इज द ओनली आइसोमर ऑफ 1,2-dibromoethane. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ई गिव्स एफ। वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास 1,2-dibromoethane का जो आइसोमर है वो है ये। भाई देखो 1,2-dibromoethane ये है मेरे पास ना, यानी कि दोनों जो ये ब्रोमीन है वो अलग अलग जो वो कार्बन पर है। इसका आइसोमर मैंने बना दिया, यानी कि मैंने दोनों ये ब्रोमीन को एक ही वो कार्बन पे जो वो ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया 2,2-dibromoethane 1,2-dibromoethane के ये के अलावा ना, ये हो गया 2,2-डाइब्रोमोएथेन, क्योंकि ये दोनों कार्बन, दोनों ब्रोमीन अलग अलग जो है वो जगह पर आ गए। सही है। अब वो बोले कि अगर मैं ई की हाइड्रोलिसिस करूं ना तो मुझे मिलता है एफ। वो बोले अगर मैं ई की हाइड्रोलिसिस करूं तो मुझे मिलता है एफ। अब वो बोल रहा है कि अब एफ है क्या? एफ मेरे पास क्या है? एफ है सी डबल बॉन्ड ओ एच और CH3। तो ये मेरे पास क्या बने? ये बन गया एल्डिहाइड। ये है ना मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ, फिर एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ H। तो ये बन गया इथेनॉल, जो कि एल्डिहाइड की वो टाइप है। ये मेरे पास बन गया इथेनॉल। सही है, नहीं एल्डिहाइड हो गया ये। सही। यानी मैं जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में क्या मिल रहा है? इथेनॉल मुझे जो वो मिल रहा है। वो बोले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द ई एंड द डाइब्रोमो इथेन। जाहिर सी बात है भाई, ये अब बीआर ये पोजीशन चेंज कर रहा है ना। पहले दोनों बीआर जो है वो अलग अलग तो कार्बन पे थे, अब ये दोनों बीआर सेम ये कार्बन पे आ गए। तो जो फंक्शनल ये ग्रुप है वो पोजीशन चेंज कर रहा है। जो फंक्शनल ये ग्रुप हमारे पास है, फंक्शनल वो ग्रुप पोजीशन चेंज कर रहा है। जो फंक्शनल वो ग्रुप हमारे पास है वो पोजीशन चेंज कर रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये पोजिशनल आइसोमर है, एज इट इज चेंजिंग दी पोजीशन। ठीक है। फिर देन इसके बाद वो बोला है कि नेम द होमोलॉगस सीरीज एफ बिलोंग्स टू, भी मैंने बताया ये एल्डिहाइड है। से तो अक्सर ऐसी चीजें होंगी जो आपको पेपर देख के जो है ना, यानी कि आपको वो क्वेश्चन देख के सॉल्व करने से पहले आपके वो माइंड में ना वो चीजें आ जानी चाहिए कि ये है क्या। सही है, तो आपके लिए आसानी होगी फिर। अच्छा, आप देखो क्योंकि ये वाला वो क्वेश्चन काफी ये हॉट था, इस टाइप का हमने नहीं किया ना, तो उसने इसके बारे में ये पूछा भी नहीं है। से स्टूडेंट इस चीज में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है। अरे भाई कुछ भी हो रहा हो, तुम्हें क्या ये करना है? क्या उसके बारे में उसने कुछ ये पूछा है? नहीं पूछा। जब पूछा ही नहीं है तो तुम्हें क्यों इस बात की टेंशन जो है कि लेनी है कि क्या हो रहा है। अब देखो वो बोल रहा है कि भाई स्टेट कंप्लीट द टेबल 4.1 टू शो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द एफ रिएक्टेड विद द रिएजेंट लिस्टेड। अब देखो सबसे पहले अगर मैं 2,4-DNPH ऐड करूंगा, यानी डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन, तो ये स्पेसिफिक जो रिएजेंट होता है जो कि यूज होता है ये उसके लिए कार्बोनाइल के लिए। ये कार्बोनाइल के लिए जो है ना ये यूज होता है। ये किसके लिए होता है यूज? ये हमारे पास जो है ना ये यूज होता है वो कार्बोनाइल के लिए। ये कार्बोनाइल के लिए जो है ना ये हमारे पास जो है ना ये यूज होता है। कार्बोनाइल में दो आते हैं, एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है। मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बना के ये दिखा देता हूँ। ठीक है। अ, जैसे कि मेरे पास अगर ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। ठीक है। तो इनमें एक वो होता है 2,4-DNPH के साथ ना, 2,4-DNPH के साथ। इसमें दोनों ये ऑब्जर्वेशन देते हैं, दोनों जो है ना ऑरेंज पीपीटी फॉर्म करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एल्डिहाइड कीटोन दोनों ऑरेंज ये पीपीटी फॉर्म करते हैं। ये होता है इसके लिए कि मेरे पास कार्बोनाइल है या नहीं है। अब वो कीटोन है, एल्डिहाइड है, दैट इज अनदर थिंग। फिर अगर मैंने यहाँ पे ये पता चल गया 2,4-DNPH के बाद कि भाई ये एल्डिहाइड या कीटोन में से ये कोई एक है, देन मैं इसमें जो है वो ऐड करता हूँ। क्या मैं फिर ये ऐड करता हूँ? मैं इसमें ऐड करूंगा बहुत सारे ये रिएजेंट में इसमें ऐड ये कर सकता हूँ। चार है, चार आपके सामने ये लिखता हूँ। तो एक टॉलिन्स होता है,
एक फेलिंग जो है सोल्यूशन है, KMnO4 ऐड ये कर सकते हैं, और K2Cr2O7 भी ऐड जो वो कर सकते हैं। ये चारों के चारों ऑक्सीडाइजिंग जो है ये एजेंट होते हैं, ये वो चारों के चारों ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट होते हैं ये मेरे पास ना। हाँ, ये सिर्फ 2,4-DNPH सिर्फ कार्बोनाइल के लिए होता है यूज। अब ये जो चारों के चारों रिएजेंट है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट है। तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन में आपको जो ये वो याद होगा कि मेरा जो एल्डिहाइड होता है वो पहले जो ये प्राइमरी अल्कोहल की मैं ऑक्सीडेशन की करता हूँ, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होता है। देन एल्डिहाइड की फर्दर ये ऑक्सीडेशन होती है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, बट कीटोन की और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो अब इनमें से कोई भी कीटोन के साथ कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं किया देगा, क्योंकि कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज बट एल्डिहाइड डस। तो इस वजह से जो है वो एल्डिहाइड के साथ ये सब ऑब्जर्वेशन शो करते हैं। इसके साथ ये देगा सिल्वर मिरर, यानी सिल्वर, ये PPT स्पेलिंग के साथ इसका कलर जो ब्लू टू जो है ये वो रेड हो जाएगा। और KMnO4 के साथ इसका कलर ये पर्पल टू कलर लेस हो जाएगा। और K2Cr2O7 के साथ पता नहीं क्यों मेरा वो कलर है ना आगे पीछे ये हो जाता है। ये 1 मिनट, मैं कभी ये ग्रीन टू ऑरेंज वो लिख देता हूँ, कभी ऑरेंज टू ग्रीन जो है ना ये वो लिख देता हूँ। ये स्कूल के यानी ये एकेडमिक ईयर है उसके साथ से ही जो है ना ये वाला चक्कर है। 1 मिनट, K2Cr2। मेरे ख्याल से ऑरेंज टू ये ग्रीन हो जाता है। या अभी एक दफा वो देख लेना, ऑरेंज टू ग्रीन। अब ये सारी ऑब्जर्वेशन क्यों आ रही है? ये सारी ऑब्जर्वेशन इस वजह से आ रही है क्योंकि ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो जो ऊपर वाला था वो बिल्कुल ये अलग था, दैट इज अ टोटली डिफरेंट के थिंग। ये जो ऊपर वाला 2,4 ये DNPH है, ये होता है इन दोनों के साथ, यानी एल्डिहाइड ये कार्बोनाइल इसके लिए होता है। एल्डिहाइड है वो ये कीटोन है, 2,4-DNPH इसको डिस्टिंग्विश नहीं ये करता। अब एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसको ये डिस्टिंग्विश करने के लिए चार जो है ना रिएजेंट होते हैं यूज। टॉलिन सॉल्यूशन, फेलिंग जो सॉल्यूशन, KMnO4 या K2Cr2 ये O7, चारों जो यूज ये हो सकते हैं। और कीटोन के साथ इनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं देगा। सही। अब यहाँ पे उसने एक और यूज किया है, एक्वस अल्कलाइन हाई 2। तो एक्वस अल्कलाइन ये हाई 2 जो वो करता क्या है, ये जो वो सुन लो। एक्वस अल्कलाइन हाई 2 जो है वो रिएक्शन करता है या तो इथेनॉल, उसकी वो शर्त है एक्वस अल्कलाइन हाई 2 की, यानी कार्बोनाइल हो और उसकी एक वैलेंसी पे CH3 हो, बाकी वैलेंसी पे हाइड्रोजन हो या कोई भी वो कार्बन वो ग्रुप हो, उससे फर्क नहीं के पड़ता। एक बस अल्कलाइन हाई 2 में वो शर्त क्या है कि भाई जो कार्बोनाइल हो और कार्बोनाइल के साथ एक वो CH3 हो, बाकी दूसरे पे वो कुछ भी हो फर्क नहीं ये पड़ता। सही। अगर मैं इसका एल्डिहाइड ये बनाऊंगा, जो एल्डिहाइड जो है वो रिएक्शन करे एक बार सेलेक्ट करना है ये हाई 2 के साथ, तो भाई एल्डिहाइड क्या होता है कि एक तरफ होता है ये कार्बन चेन, वो आ गई वो CH3 जो मुझे चाहिए, और दूसरी तरफ आ जाएगा H। तो यही तो ऊपर ये बना हुआ था। तो एक बस अल्कलाइन हाई 2 के साथ सिर्फ इथेनॉल जो है ये रिएक्शन करता है एल्डिहाइड में। ये MCQs में बहुत आता है और हमेशा बच्चे गलत ये करके आते हैं, और या तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, हमेशा एक बस अल्कलाइन हाई 2 रिएक्शन करेगा इथेनॉल के साथ, और इ- इथेनॉल ये बनता किससे? इथेनॉल बनता है इथेनॉल से। इथेनॉल ये किससे बनेगा? इथेनॉल से जो वो बनेगा। एक्वस अल्कलाइन हाई 2 जो मेरे पास होता है वो रिएक्शन करता है उसको CH3 यहाँ पे वो चाहिए होता है, तभी तो वो ट्राई आयोडोमेथिन को बनाता है। हम इसका जो है जैसे मेरे पास ये इथेनॉल है, इथेनॉल का हम जो है रिएक्शन ये कर देंगे ना। तो पहले हम इसमें ऐड करते हैं I2 एक्वस। तो ये होता है क्या, सारे जो ये हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। और CiO3 में ये चेंज हो जाता है। ठीक है। फिर देन उसके बाद हम इसमें एक्वस NaOH ऐड करते हैं। तो NaOH क्या करता है, इसको बीच से ना ये ब्रेक ये कर देता है, यानी ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो गया।
और नीचे वाला जो पार्ट है ये अलग हो गया। अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH ये एक्वस के साथ, किसके साथ करा रहे हैं? NaOH एक्वस के साथ। तो जो NaOH होता है ना, इसमें जो है ना ये OH है वो इस तरीके से टूटता है, ONA- और H+। तो अब इसके साथ ये ONA आके ये हेड हो जाएगा, ONA-, और इसके साथ जो है H+ आके ये हेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया HCOONA यानी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। और ये बन गया CHI3। ये जो CHI3 बना है इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोमीथेन। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडोमीथेन। यही तो हमें मेन जब वो ये बनाना होता है। अब देखो जो ये वाला जो था ना, इसका कोई कोई रोल ही नहीं था इसका, इस एज का। अब इसके एज के बदले कोई और CH3 हो या 5 कार्बन हो या बेंजीन का ये वो रिंग हो, कुछ भी फर्क फर्क नहीं के पड़ता है इससे, ठीक है। देखो ये इसी की तरीके से आ गया ये हेच ना। तो मेन रोल होता है कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 होना ये जरूरी है। पहले CH3 CH3 में चेंज होगा, फिर ये CHI3 यानी वो टूट के चेंज हो जाएगा। अब अगर यही मैं कीटोन के साथ करूंगा ना, तो यहाँ पर बस ये हेच के बदले कोई वो कार्बन चेन होगी जो कि इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। तो कीटोन के साथ ही वो शर्त क्या है कि कार्बन के एक तरफ जो है वो CH3 ये होना चाहिए, बाकी ये कुछ भी हो। जैसे अगर मैं कीटोन के साथ कर रहा हूँ तो शर्त क्या है कि एक तरफ R ग्रुप और दूसरी तरफ CH3। अब ये R वो ग्रुप के बदले कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है कि दोनों तरफ CH3 आ जाए, ये हो सकता है C2H5 आ जाए, ये भी हो सकता है C3H7, C4H9, कुछ भी ये आ सकता है। बट हमें चाहिए क्या? दूसरी तरफ CH3 चाहिए बस। तो हर कीटोन जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। अच्छा फिर देन इसके बाद, और ये येलो ये PPT फॉर्म करता है। अच्छा अब इसके बाद ये हमारे पास है। अच्छा देखो ये मैं आपको जो दिखा देता हूँ। अब अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी आसान करनी है, अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी आसान करनी है, तो ये बात आप लोगों को समझा देता हूँ कि भाई अगर जिंदगी आसान करनी है तो आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका आइडिया ये होना चाहिए कि किस में क्या जो है ये बनता है। देखो अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे पास क्या होता है? CH3C TOH। तो इसमें तीन टाइप के हमारे पास, दो टाइप के ये हैंगल्स आते हैं। एक होता है ये सॉरी ये बॉन्ड्स आते हैं, एक होता है ये OH का बॉन्ड, और एक होता है C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड। एक होता है CH का बॉन्ड, और एक होता है C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड। तो दो टाइप के हमारे पास जो है यहाँ पे ये आते हैं बॉन्ड्स। एक आता है C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड, और एक आता है OH का बॉन्ड। अब जो ये OH का होता है ना ये बॉन्ड, उसकी पीक यूं जो है वो करके होती है, एक ब्रॉड पीक होगी 3,000 के पास। एक बड़ी सी पीक आ रही हो तो आप वो समझ जाओ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। CH के पास एक बहुत ये ब्रॉड पीक आ रही है तो आप पहले ही वो समझ जाओ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही। और कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड में इसके साथ जो है वो C डबल बॉन्ड O की भी पीक आती है। C डबल बॉन्ड O की पीक आती है अराउंड 17 ये 100 के आसपास। तो जो OH की पीक होगी कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड की, ये पहचान क्या है कि एक बहुत ब्रॉड सी पीक होगी अराउंड 3 ये 1000, और एक C डबल बॉन्ड ये O की पीक होगी अराउंड 1700। ठीक है। अच्छा इसमें CH की ये पीक भी आती है, बट CH की जो पीक आती है ना वो 3000 पे जो ये बनती है। इसकी जो पीक है वो 3000 पे जब ये बनती है ना, तो वो जो ये हुए की पीक है उसमें जब ये मर्ज हो जाती है, ये गायब हो जाती है। 1500 से पहले ये हम देखते नहीं है। इसमें C सिंगल बॉन्ड होगी भी होती है पीक, बट वो 1500 से वो पहले बनती है 1300 के आसपास। और 1500 से पहले इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट। ये रीजन ये हम देखते ही ये नहीं है। फिर उसके बाद ये अल्कोहल की पीक है। तो अल्कोहल की तो एक सीधी सी जो है ना आइडेंटिफिकेशन है कि दो जो है वो पीक्स होंगी कंसेक्यूटिव अराउंड 3,000। एक जस्ट जो है वो 3,000 के पास, और एक 3,000 के बाद। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है ये अल्कोहल की। जो पीक 3,000 पे होगी वो होगी CH की पीक, और जो 3,000 के जस्ट जो है के बाद होगी वो होगी अल्कोहल के OH की पीक। ठीक है। पीछे जो था वो कार्बोक्सिलिक का ये OH था जिसकी बहुत ये ब्रॉड पीक थी। अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन चेंज है। तो अल्कोहल में यह है कि OH की पीक होगी अराउंड 3,000 ये 500,
और सी एच ई पीक होगी अराउंड 3 per 1000। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? टू वेरी स्ट्रॉन्ग पीक्स अराउंड 3 per 1000, वन ऑन द 3000 एंड वन आफ्टर 3000, जो कि ये हो एच की होगी। सेम इसी तरीके से एक और भी ये एल्कोहल की पीक, ये पीक बनती है जिसको हम कार्बो ऑक्जेलिक की पीक जो वो समझ लेते हैं अक्सर। एल्कोहल की एक पीक यूं भी जो है कि बनती है, इससे ये पहले जो पीक थी वो यूं थी, बिल्कुल ऊपर जा रही थी, फिर ये नीचे आ रही थी, ये वाली ऐसी नहीं है। इसको वो बच्चे कार्बोहॉक्सैलिक की पीक जो वो समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये पीक देख लो, ये अल्कोहल की होती है। कार्बोहॉक्सैलिक की तो एक बिल्कुल एक ये ब्रॉड पीक होगी यहाँ पे। कार्बोहॉक्सैलिक की अलग से जो है ये पता चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कार्बोनाइल की पीक होती है, देखो ये कार्बोनाइल की पीक है। कार्बोनाइल की एक पीक होगी सी डबल बॉन्ड हो पे, और एक होगी वो सी एच की। अब सी डबल बॉन्ड ये होगी पीक होगी अराउंड 1700, और सी एच की पीक होगी अराउंड 3 per 1000 पे। जो 3 per 1000 की पीक होती है वो कार्बोनाइल की, जो कार्बोनाइल का जो सी एच होता है, कार्बोनाइल में अगर आप देख लो, एक एक सी एच की पीक होगी और एक होगी सी डबल बॉन्ड होगी। कार्बोनाइल का जो सी एच की पीक होती है वो वीक होती है पीक, इस तरीके से। और जो ऊपर जो अल्कोहल की पीक थी वो ये स्ट्रॉन्ग पीक थी। सही है। तो ये सब चीजें इसमें जो वो लिखी हुई है ना, ये मैं आपको शेयर जो है ये कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर होता है क्या है कि एल्कीन और नाइट्राइल की पीक जो है ना वो अलग अलग होती है। अब देखो होता क्या है हमारे पास, एल्कीन और उसकी जो पीक होती है सी डबल बॉन्ड होगी, ये आपस में कंफ्यूज ये करती हैं, ठीक है। एल्कीन और जो कार्बोनाइल का सी डबल बॉन्ड ये हुआ है, इन दोनों की पीक जो है वो सेम होती है, यानी एक ही जगह पे आती है 1700 के आसपास। दोनों की पीक 1700 के आसपास आती है। अब चाहे वो सी डबल बॉन्ड हो, वो कार्बोनाइल का हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का हो या एस्टर का हो। फर्क क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी की पीक वीक होती है, और जो सी डबल बॉन्ड होगी पीक होती है वो स्ट्रॉन्ग पीक होती है। तो ये दोनों में वो डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे सी सी डबल बॉन्ड सी की पीक है, तो ये 1700 के आसपास जो है ये बन रही है, बट ये वीक पीक है, छोटी सी पीक है। और अगर यही सी डबल बॉन्ड ये होगी पीक होगी तो यूं इतनी ये बड़ी सी पीक होगी। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये सी डबल बॉन्ड होगी है 1700 के अराउंड। और अगर सी डबल बॉन्ड सी की पीक होगी तो ये वो छोटी सी पीक होगी। बाकी जो नाइट्राइल की पीक होती है, यानी जिसको हम साइनाइड बोलते हैं, तो वो बिल्कुल अलग होती है। वो 2200 पे होती है, सही है। और ये छोटी सी पीक होती है, और ये बिल्कुल ये अलग होती है। एक दो साल पहले यही आती थी, उसको पता नहीं ये एग्जामिनर को क्या जो है ना ये हो गया था, हर साल यही ये उठा के जो है ना ये दे देता था। अब इसको जो है ना बूथ ये चढ़ा हुआ है, ये हुए छी पीक का। तो अब हुए छी ये पीक्स आ रही है ये ज्यादा, लेकिन अब ये भी आ सकती है। अब देखो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्यों? क्योंकि एक ब्रॉड पीक आ रही है काफी, एक काफी जो है ना ये ब्रॉड पीक आ रही है, और ये एक इसके साथ एक सी डबल बॉन्ड ओ की पीक आ रही है। तो ये मेरे पास पीक है ओ एच की, और ये पीक है सी एच की, और सी डबल बॉन्ड होगी, तो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आपको वैसी ही जो है ना पता होना चाहिए, सही। अब वो बोले कि कंपाउंड एफ react with the reagent G to form H. The infrared spectrum shown in figure 3 is। अब वो बोल रहा है कि H शो अच्छा, अब देखो ये हमें ये मैंने वो बता दिया ये किसकी पीक है ना। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड की, अब ये मेरे पास ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है, यानी ये मेरे पास एल्डिहाइड है ना यूं करके, सॉरी, हाँ ये एल्डिहाइड है यूं करके ना, सी एच सी डबल बॉन्ड हो और ये सी एच थ्री ना, यूं करके एल्डिहाइड है ना। ये जो मेरे पास है ये एल्डिहाइड यूं करके, ठीक है। अब ये चेंज कर, बल्कि यहीं पे रिएक्शन करके तो दिखा देता हूँ ना। ये मेरे पास एल्डिहाइड है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज ये कैसे होगा? ये वाला जो एच है ये रिमूव होगा, ठीक है। और ये रिमूव हो जाए, सी बात है। अच्छा, एच क्यों हो रहा है रिमूव? क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन में जो ये टर्मिनल पर कार्बन है उससे हाइड्रोजन जो रिमूव होता है ना। ये सी एच थ्री यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये सी डबल बॉन्ड ये हो भी रहेगा। अब ये एक वैलेंसी ये वेकेंट होगी, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो रिएजेंट यूज होगा जो लिखा हुआ है ना जी, ये यूज होगा KMnO4 या K2Cr2O7, इनमें से कोई एक एसिडिफाइड फॉर्म में। तो ये अब देखो ये दो पीक्स ये हमारे पास हैं, एक 3 per 1000 पे बन रही है और एक 1700 पे ये बन रही है ना। तो
अब अच्छा, मुझे अब यहाँ पे वो देखना है ना कि कौन सी पीक है। तो अब मैंने ये देखा कि भाई 3000 पे ये ब्रॉड पीक किसकी है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की ये रही। और सी डबल बॉन्ड यानी 1700 पे, 1700 पे मेरे पास जो है वो दो पीक्स आती हैं 1700 के ये अराउंड। एक आती है एल्कीन की और एक आती है सी डबल बॉन्ड हो की। ठीक है। लेकिन एल्कीन की मैंने बताया वीक होती है पीक, और ये पीक है सी डबल बॉन्ड ये होगी, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की है। सही। अब वो बोल रहा है कि भाई एच, जो एच मेरे पास ये जो बन रहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, उसकी जो मॉलिक्यूलर ये हाइन पीक है वो बन रही है 60 पे, यानी कि उसका जो ओवरऑल मास है वो 60 है। वो बोला यूज दिस इंफॉर्मेशन इन ई इन द फिगर 3.4.3 एंड द टेबल 4.2 टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखो, ये अगर आपको ये आता होगा ना तो आप पहले कर लोगे, लेकिन नहीं आता होगा ना तो ऐसा दिमाग खराब इसने ये वो करना है ना आपका कि बस। देखो, उसने कहा है कि आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर था ना ओरिजिनली, इससे ये आपके पास जो वो बना है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रम, ये देखिए कि क्या चीज ये फॉर्म हो रही है। यानी आपने स्पेक्ट्रम देख लिया, आपको पता चल गया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये आपने जब वो बना लिया ना। अब इसका ये एम आर उसने क्या 60 है, एम आर 60 ये कैसे है, दो जो वो कार्बन है तो 12 × 2 प्लस ये हाइड्रोजन कितने, 4 जो है वो हाइड्रोजन है, और 2 जो है वो ऑक्सीजन है, यानी कि 32। तो ये हमारे पास आ रहा है 60। सही। अब ये स्ट्रक्चर था, हमने ऊपर भी ये बना दिया था। अब इसमें एक्सप्लेनेशन आपने देनी है, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एक्सप्लेनेशन वही है कि अब ब्रॉड पीक ऑफ वेज एट 3000। अच्छा, यहाँ पे जो रेंज लिखोगे आप ये वाली लिखोगे जो ये वो दी हुई है, सॉरी ये वाली, यानी ये OH है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ब्रॉड पीक ऑफ OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अराउंड 2500 to 3000, एंड strong peak of C double bond of carboxylic acid from 1670 to 1740. Broad absorption of OH around 2000 to 3 4300 लिख दिया गलती से, एंड नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ C डबल बॉन्ड अराउंड 1670 to 1740। और दूसरा क्या है कि इसका जो एमआर है वो 60 आ रहा है। अब वो बोले जो जी हम यूज कर रहे हैं ना इसको ये कन्वर्ट करने के लिए, जो एफ को एच में वो कन्वर्ट करने की जो जी यूज कर रहे हैं, जो केमोनोफोर या K2SO2 ये होसेन हमने यूज किया है, उसका रोल क्या है। उसका रोल ये है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका रोल क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट है, ये अल्कोहल को कार्बो ये ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है।